हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, स्वागत है CMSL CS एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस, ठीक है, ग्रुप 2। तो उसमें जून 24 का पेपर मैं ये डिस्कस करने आया हूँ। इसमें हम केस स्टडीज एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, ठीक है। और कुछ टिप्स या कुछ बातें जो मुझे सही लगेंगी बताते, मतलब पढ़ाते पढ़ाते, वो मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। जून 24 एग्जाम्स, ठीक है। इसका चैप्टर वाइज वेटेज ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, ठीक है। मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। मैंने दिसंबर 24 के अमेंडमेंट्स भी ऑलरेडी दिए हुए हैं, उसका भी लिंक दे देता हूं। मैंने पॉकेट रिवीजन बुक दे दी है, ठीक है। रिवीजन नोट्स प्रॉपर अमेंडेड फॉर दिसंबर 24 एग्जामिनेशंस दे दिए हैं, उसकी भी लिंक दे देता हूं, ठीक है। सारे नोट्स दे दिए हैं, अमेंडमेंट्स दे दिए हैं। अब मैं जून पेपर भी आपको डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। चलिए आ जाइए फटाफट। तो पहला जो क्वेश्चन होता है वो आपको पता है केस स्टडी बेस्ड होता है, बट बोलने के लिए केस स्टडी बेस्ड होता है। क्वेश्चंस जो होते हैं वो उसी टॉपिक पे जो लॉ आप पढ़ते हो, केस स्टडी से आपको टॉपिक ख्याल में आएगा कि कौन से टॉपिक पे केस स्टडी चल रही है, और उस टॉपिक पे जो लॉ है क्वेश्चन उसी के पूछे जा रहे हैं। मतलब जो डेटा आपको दिया जा रहा है उसमें से पढ़ के आपको कोई आंसर नहीं लिखने हैं, कोई आपको समझ रहा है ना, वैसे स्किल्स की यहां रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ खास डेटा नहीं है, तो फटाफट मैं पढ़ते जाऊंगा। मैक्स ग्रो लिमिटेड, that is a listed company, is manufacturing solar PV modules in India. It is a cash rich company and with a cash reserve of 500 crores. It declared a dividend of 20 per share, face value 10. Before the record date, many mutual houses, HNI, institutional investors shows interest in the shares of Max Grow through block deal. तो टॉपिक आपका ये है, ब्लॉक डील। Ranjan, a shareholder, did not receive declared dividend by the company after expiry of prescribed period. Since last 2 months, there's a heavy fluctuation in the price of shares of Max Grow Limited and with a very thin trading volume, ठीक है, वॉल्यूम कम है और फ्लक्चुएशन ज्यादा है। The stock exchange, based on its surveillance system, took stringent action in the interest of investors, ठीक है, वॉल्यूम कम है, फ्लक्चुएशन ज्यादा है, तो वहां मैनिपुलेशन के चांसेस हो सकते हैं। TechNet Limited, subsidiary of Max Grow Limited, is in the business of data analytics. Since the last 2 years, it is providing services to the Fortune 500 companies across the world. Management wishes to list its securities with the stock exchange by floating an IPO. ठीक है, बहुत ऐसा बैकग्राउंड आपको दिया हुआ है कंपनी और उसके सब्सिडरी के बारे में। अब आपसे पूछा क्या है, आफ्टर एनालाइजिंग द केस स्टडी आंसर द फॉलोइंग, ठीक है, लिखा है एनालाइज करो, पर कुछ एनालाइज करने के लिए है नहीं, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग विथ रीजंस। नंबर 1, is block deal window also open for individual investors? तो ये तो लॉ बेस्ड हो गया ना, ठीक है, लॉ के हिसाब से आपको बताना है। ऊपर अगर आप पढ़ोगे तो एक्चुअली आप मिसगाइड हो जाओगे। ऊपर आप देखोगे ना तो मैनी म्यूचुअल फंड हाउसेस, HNI, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है, मतलब अलग से इंडिविजुअल्स नाम नहीं है। HNI के अंदर तो इंडिविजुअल आ ही जाते हैं, बट स्टिल अलग से ऐसे इंडिविजुअल वर्ड नहीं है, या रिटेल इन्वेस्टर ऐसा कोई नाम नहीं है, ठीक है। तो आपको लॉ के हिसाब से ये बताना है कि भाई ब्लॉक डील जो होती है, जो विंडो अलग से ओपन होती है, वो किसके लिए, उसमें इंडिविजुअल्स भी इंक्लूडेड है या नहीं है। अब ये कुछ टाइप के आपके केस स्टडीज ऐसे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ये हो गया 5 मार्क 5 क्वेश्चंस, 5 मार्क 5 क्वेश्चंस। इस टाइप के जो केस स्टडीज जितने भी आए हैं, ठीक है, 2 तो ऊपर ही हो गए, 3, गिन लेते हैं पहले, ठीक है, 4, ठीक है, 4। तो 4 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली देखो ऐसे हैं। तो इसमें अलग बात क्या है, इसमें अलग बात यह है कि ये बहुत ही माइन्यूट टॉपिक पे होता है। माइन्यूट टॉपिक पे जब क्वेश्चंस आ जाते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने पढ़ा होता है, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा होगा, बट आपने क्योंकि इतनी बारीकी से नहीं पढ़ा,
तो आपको कंफ्यूजन होगा कि यार पढ़ा तो है लेकिन यार ये सब था कि नहीं उसमें, वो मुझे नहीं पता। समझ रहे हो, मतलब बारीकी वाले जो 4 क्वेश्चन आए हैं ना, इसके वजह से मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि पढ़ते वक्त बहुत ज्यादा ध्यान दें। टिपिकली मुझे ऐसा दिखा है कि काफी इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एलिजिबिलिटी एंड नॉन एलिजिबिलिटी पे क्वेश्चन होते हैं। तो मेरे नोट्स अगर आप देखोगे, सारे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स जहां भी अलग अलग चैप्टर्स में आते हैं एक जगह मैंने दे दिए हैं, जहां जहां इंपॉर्टेंट जो नॉन एलिजिबिलिटी के रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी मैंने अलग से दिए हैं। तो ये अलग से इसीलिए दिए हैं, मेरे आप नोट्स का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों दिया है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा पूछ रहे हैं। जब तक आप वो चीजें अलग से नहीं पढ़ते हो तब तक आपको एग्जाम में क्लिक नहीं होगा, आप एक्यूरेट आंसर्स नहीं लिख पाओगे। और यहां पे वेग आंसर्स लिख के कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट 1 मार्क का ही है और टू द पॉइंट एक सिचुएशन पे आपको कोई पूछा है तो आपको एग्जैक्ट आंसर ही लिखना पड़ेगा, तभी जाके आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पे आपको लिखना है कि विंडो सबके लिए होती है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, सबके लिए ये विंडो ओपन होती है। ठीक है, ऐसा कोई एक्सक्लूजन लिस्ट इसमें नहीं है। तो यस, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए भी ये विंडो ओपन रहती है। फिर है टाइमिंग्स, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, व्हाट आर द टाइमिंग्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग ट्रांजैक्शंस थ्रू ब्लॉक डील विंडो। ठीक है, 2 सेशंस होते हैं 15-15 मिनट के, एक सुबह और एक दोपहर को। सुबह होता है आई थिंक 8:45 से लेके 9, यस 8:45 से 9, और एक है दोपहर में 2:05 PM से लेके 2:20 तक। ठीक है, 15-15 मिनट के 2 सेशंस होते हैं। तो ये आपको बस लिखना है। ठीक है, फिर है अब यहां ये हो गया ब्लॉक डील, 2 क्वेश्चन ब्लॉक डील पे थे, अब बाकी अलग टॉपिक पे है। अब पूछा है कि व्हाट इज द फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स फॉर डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, उसमें बीच में ऊपर डिविडेंड भी एक टॉपिक था। तो अगर डिविडेंड कंपनी ने नहीं दिया तो फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन शेयर होल्डर के हाथ में क्या अवेलेबल है, मतलब ये ग्रीवाइंस रिड्रेसल वाला टॉपिक है। ठीक है, स्कोर्स प्लेटफॉर्म वाला ये टॉपिक है। तो इसमें आपने पढ़ा है कि जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, डिविडेंड तो जस्ट एक टॉपिक है, आपको कोई भी एज अ शेयर होल्डर कोई भी ग्रीवाइंस हो तो आपका फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है कि आपको कंपनी को अप्रोच करना होता है। ठीक है, 30 डेज के अंदर कंपनी को आप कम्युनिकेट कर दो, कंप्लेन कर दो कंपनी को, और उनके रिप्लाई के लिए वेट करो। और अगर वो रिप्लाई नहीं देते हैं या रिप्लाई देते हैं, आप सेटिस्फाई नहीं हुए हो उन रिप्लाई से, आपका ग्रीवेंस रिड्रेस नहीं हो पाया उससे, देन आप स्कोर्स प्लेटफॉर्म पे कंप्लेन रेज कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन हमेशा होता है कि आप कंपनी को कंप्लेन करो, रिटर्न कंप्लेन करो, और कंपनी को टाइम दो रिस्पॉन्स के लिए। फिर ये भी देखो थ्योरेटिकल पूरा क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ प्रिवेंटिव सर्विलेंस रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इंपोज्ड बाय स्टॉक एक्सचेंज, नेम एनी 4। तो आपने प्रिवेंटिव सर्विलेंस पढ़ाई है। ठीक है, तो उसमें आपने बहुत सारी लंबी लिस्ट पढ़ी होगी, किल स्विच या सर्किट फिल्टर्स। ठीक है, बहुत सारे ऐसे आपने पढ़े होंगे, तो कोई भी 4 आपको लिखने। ठीक है, 4 ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स जो स्टॉक एक्सचेंज लगा सकता है अगर उसको लगता है कि मैनिपुलेशन हो रहा है मार्केट में, तो क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं एज अ प्रिवेंशन, वो आपसे पूछा है। तो बहुत 10-12 पॉइंट आपने पढ़े हुए हैं, कोई भी 4 पॉइंट आपको लिखने। ठीक है, और फिर है इज इट पॉसिबल टू लिस्ट शेयर्स फॉर अ 2 ईयर ओल्ड कंपनी इन द स्टॉक एक्सचेंज। ये भी देखो बहुत ही इंटरप्रिटेटिव, बहुत ही बारीक क्वेश्चन है कि जिसको 2 साल हुए हैं क्या वो लिस्ट हो सकती है। तो आपने अगर रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 पढ़ा होगा तो उसमें हर जगह 3 इयर्स के क्राइटेरिया आते हैं, तो उससे समझ में आता है कि 3 इयर्स जिसके हो गए वही आ सकता है। लेकिन फिर आपने रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 2 भी पढ़ा है कि जो सब रेगुलेशन 1 के क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है स्टिल वो आईपीओ कर सकता है अगर वो सब रेगुलेशन 2 के कंडीशन फुलफिल करे तो, मतलब वो बुक बिल्डिंग के थ्रू अगर आईपीओ लाए और अगर 75% मिनिमम क्यूआईबी कैटेगरी को अलॉट कर पाया देन वो आईपीओ कर सकता है। ठीक है, तो यहां पे आपको वही लिखना है कि यस 2 ईयर ओल्ड कंपनी भी कर सकती है, लेकिन उसको ऑल्टरनेटिव रूट अपनाना पड़ेगा एज गिवन अंडर रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 2, और उसको बुक बिल्डिंग के थ्रू ही आईपीओ करना पड़ेगा और मिनिमम अलॉटमेंट क्यूआईबी को देना होगा 75%। तो अगर वो
पॉसिबल हो पाता है तो ही वो आईपीओ कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो क्लियर है। अब अगर आप देखोगे, अब अगर मैं ऊपर का ही जो इन्होंने डेटा दिया है अगर मैं वो हटा भी दूं तो भी आप बिना पढ़े भी आंसर दे सकते हो। मतलब ऊपर के डेटा पे डिपेंडेंट नहीं है आंसर, सिर्फ कंपनी का नाम या शेयर होल्डर का नाम मेंशन करना पड़े तो उतना बस काम आ जाता है। बाकी इसके अलावा सारे जो क्वेश्चंस है ना वो ऊपर के डेटा पे डिपेंडेंट नहीं है। तो आप टेंशन मत लो। काफी बच्चे मैंने देखा है टेंशन लेते हैं कि सर केस स्टडीज आती हैं या डेटा पढ़ के शायद कुछ हमको आंसर बनाना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सब जो आपका नॉलेज है, जो आपने लॉ पढ़ा है, उसी के बेस पे सारे क्वेश्चंस आते हैं और वही आपको अच्छे से बस पढ़ाई करनी है, अलग से कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है क्या? तो ये था आपका पहला। फटाफट मैं बता भी देता हूं आंसर्स। ठीक है कि यस इट इज ओपन फॉर इंडिविजुअल्स। ठीक है, सिर्फ कंडीशन क्या है, मिनिमम ऑर्डर साइज। मिनिमम ऑर्डर साइज का ही सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है और कोई भी इन्वेस्टर वाइज कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट टू द मिनिमम ऑर्डर साइज ऑफ 10 करोड़ रुपीज। फिर है कि 2 बैचेस होते हैं, ब्लॉक्स, विंडोज 2 बार ओपन होते हैं, एक मॉर्निंग और एक आफ्टरनून। ठीक है, 8:45 से 9 बजे सुबह एंड 2:05 से लेके 2:20 में आफ्टरनून में। ठीक है, फिर फर्स्ट क्या होता है कि टेक अप द ग्रीवाइंस विद द एंटिटी। ठीक है, पहला ये होता है विद द एंटिटी कंसर्न। ठीक है, थ्रू द डेजिग्नेटेड पर्संस या डायरेक्टली भी आप जा सकते हो। और अगर वो नहीं कर पाते हैं विद इन द टाइमलाइन तब फिर आप कंप्लेन रेज कर सकते हो स्कोर्स प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन है। फिर जो मैंने बताया 10-12 पॉइंट्स होते हैं, कोई भी 4 लिख सकते हो। किल स्विच, ठीक है, सर्किट फिल्टर्स, फिर आपका कैपिटल एडिक्वेसी चेक्स, ठीक है, प्राइस बैंड, ये 3-4 बहुत इजी वाले हैं। ठीक है, बाकी जो आपको ज्यादा सही लगे वो आप कर सकते हो। क्लियर है क्या? और फिर है कि यस 2 साल वाली कंपनी भी लिस्ट कर सकती है। ठीक है, देखो अगर आप ध्यान दोगे ना सारे आंसर्स पे, बस ये कंपनियों के नाम आपको यूज करके आंसर में लिखना है बस। तो ऐसा लगेगा कि ऊपर का डेटा आपने यूज करके आंसर बताया है, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ भी उसका काम नहीं है। ठीक है, अब इन्होंने मेंशन किया है, नहीं भी किया होता तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं। ठीक है, कि ये कंपनी है 2 साल ही हुए हैं तो वो कर सकती है आईपीओ, लेकिन बुक बिल्डिंग के थ्रू करना पड़ेगा और एटलीस्ट 75% ऑफ द नेट ऑफर क्यूआईबी को अलॉट करना पड़ेगा और अगर नहीं कर पाई तो पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 सब रेगुलेशन 2 के तहत 2 साल जिसको हुए हैं वो कंपनी भी आईपीओ ला सकती है, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस ऑफ रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 2। ठीक है, चलो बढ़े आगे, आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये पूरा जो क्वेश्चन है वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे है। ठीक है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सब आपने अगर पढ़ा होगा अच्छे से, एनपीओ की डेफिनेशन पढ़ी होगी, सोशल एंटरप्राइज के बारे में सब पढ़ा होगा, उसके कंडीशंस पढ़े होंगे, फंड रेजिंग के बारे में सब पढ़ा होगा, तो ही ये ख्याल में आएगा। ठीक है, सेंटर फॉर यूथ लिमिटेड CYL इज अ सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी है, मतलब वही चैरिटेबल है एंड ऑपरेटिंग सिंस लास्ट 20 years. Its prime area of activity is to promote education and employability amongst the unserved population. Currently, the major donations come from advertisement and social media. As the company started providing education towards the financial literacy, it needs more funds catering to the growing demand. Management of USCL is not for profit organization. It can't raise the funds. ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दो कि मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि वो एनपीओ है तो वो पैसा रेज नहीं कर सकते ओपन मार्केट से फॉर फुलफिलिंग इट्स ऑब्जेक्टिव, जो कि एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं था। ये जो नया फ्रेमवर्क आया है उसी के वजह से पॉसिबल हुआ है, नहीं तो उसके पहले वैसे भी पॉसिबल नहीं था। You being a SEBI consultant advise the management on the below aspects for raising the funds of social stock exchange. ठीक है, पूरा टॉपिक का नाम यहाँ पे आ गया है विथ रीजंस। बोलो, इसमें भी 5 अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक्स पे बहुत ही स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन है। What are the provisions for Section 8 company to tap the public fund under SEBI regulation? कि सेक्शन 8 कंपनी कैसे पैसा रेज कर सकती है, तो आपको यही बताना है कि सेक्शन 8 कंपनी सोशल एंटरप्राइज या एनपीओ के डेफिनेशन में कवर्ड है और वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज से फंड रेज कर सकती है। ठीक है, तो सेक्शन 8 कंपनी इज कवर्ड इन द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेशन और वो इसीलिए एलिजिबल है, आपको ऐसा लिखना है। ठीक है, फिर है विल इट मेक एनी डिफरेंस इफ CYL इज अ चैरिटेबल ट्रस्ट। तो ये सब डेफिनेशन पे क्वेश्चन है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो डेफिनेशन है उसके अंदर कौन कौन आता है, 3-4 पॉइंट्स आते हैं।
वो आपको अच्छे से पढ़े होने चाहिए। तो उसी में लिस्ट में चैरिटेबल ट्रस्ट का भी नाम आ जाता है। चैरिटेबल ट्रस्ट इज ऑल्सो कवर्ड इन द डेफिनेशन और इसलिए वो भी एलिजिबल है। तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। आप सेक्शन 8 कंपनी हो तो भी आप पैसे रेस कर सकते हो, आप चैरिटेबल ट्रस्ट हो तो भी पैसे रेस कर सकते हो। फिर है व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज अलाउेबल। ठीक है, ये आपने जो पढ़ा है, जो नया टाइप का इंस्ट्रूमेंट पैदा हुआ है जस्ट फॉर सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ZCZP, याद आ रहा है? जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट ZCZP। और डोनेशंस तो आप वैसे भी रेस कर सकते हो। तो इंस्ट्रूमेंट जो है वो है ZCZP। इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप पैसा रेस कर सकते हो। फिर है अब थोड़े टेक्निकल कंडीशंस के ऊपर क्वेश्चंस है। व्हाट विल बी आंसर इफ 40% टारगेट पॉपुलेशन इज जनरल पब्लिक। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको क्लिक होगा, पूरे रेगुलेशंस में एक परसेंटेज आता है, कंडीशंस में एक परसेंटेज आता है कि फंड रेस करने के कुछ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है और उसमें आता है 67%। तीन चार अलग अलग क्राइटेरिया आते हैं कि भाई आपकी ऑडियंस 67% टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए। मतलब जो आप एनपीओ का जो काम करते हो, जो एजुकेशन है, जैसे जो भी आपका टारगेट पॉपुलेशन है, 67% मतलब एटलीस्ट ऐसा टारगेट ऑडियंस होना चाहिए आपका, या तो अमाउंट वाइज 67% होना चाहिए। ऐसे अलग अलग हमने उसमें पढ़े हुए हैं। तो यहां पे वो परसेंटेज जो दिया है वो है 40%, विच इज लेस देन 67%। तो क्या होगा कि आप पैसा रेस नहीं कर पाओगे क्योंकि टारगेट ऑडियंस इज लेस देन 67%। ठीक है, और फिर है कि अगर आप डिबार्ड हो, इफ CYL was debarred by Ministry of Home Affairs for carrying out its activities, can it still raise funds through social stock exchange? तो ये भी इनएलिजिबिलिटी में पॉइंट आता है कि आप कहीं भी डिबार्ड नहीं होने चाहिए। जो भी ऑर्गेनाइजेशन डिबार्ड है वो फंड रेज नहीं कर सकती। अब ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज में तो है ही, अब हर ही प्लेटफॉर्म पे हमने पढ़ा है, मेन बोर्ड में भी आपने पढ़ा है, आपने SME एक्सचेंज में भी पढ़ा है, आपने IGP में भी पढ़ा है, आपने हर जगह ये कॉमन कंडीशन है। ठीक है, कि अगर आप डिबार्ड हो तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी पैसा रेस नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है क्या? तो ये 2 मार्क का है ईच, 10 मार्क का है। ठीक है, तो अगर जिसने सोशल स्टॉक एक्सचेंज टॉपिक ही छोड़ दिया होगा या पढ़ा होगा लेकिन ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा, इतनी बारीकी से नहीं पढ़ा होगा, तो गए। मतलब पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, सिंपल फंडा है। अगर आप बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हो, सारी चीजें पढ़ रहे हो और सब हवा में पढ़ रहे हो, तो ये टाइप के क्वेश्चंस आप आंसर नहीं कर पाओगे अच्छे से। शॉर्ट नोट आप आंसर कर लोगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी आप आंसर कर लोगे, लेकिन ये वाले क्वेश्चंस के लिए बहुत बारीकी पढ़ाई और मल्टीपल रिविजन्स, ताकि आपको एक्यूरेटली याद रहे कि आपने क्या पढ़ा था, तो वो बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका पूरा पहला क्वेश्चन हो गया, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। फिर एक सेम है, केस स्टडी टाइप ही है, एज अ कंपनी सेक्रेटरी रिक्वायर्ड टू हेल्प फॉलोइंग इश्यूज। ठीक है, देखो इसमें ऊपर डेटा कुछ भी नहीं दिया है, डेटा दिया हो न दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट लॉ में जो लिखा हुआ है वो ही आपको बताना है। ठीक है, चलो पहला है, अब ये पूरा टॉपिक आई थिंक डिपॉजिटरीज के ऊपर है। पूरा जो आपका डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 जो पूरा चैप्टर है उस पे ये पूरा क्वेश्चन है, ध्यान दो। कैन अ फॉरेन बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया बी रजिस्टर्ड एज अ डीपी? तो ये भी आप देखोगे तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट पे है कि कौन डिपॉजिटरी बन सकता है या कौन डिपॉजिटरी नहीं बन सकता, उस पे ये पूरा क्वेश्चन है। तो यस, फॉरेन बैंक भी डिपॉजिटरी का काम कर सकते हैं, स्पेसिफिकली उसमें अलाउड है। तो यस, फॉरेन बैंक विच इज ऑपरेटिंग इन इंडिया कैन एक्ट एज अ डीपी। डीपी में पूरा वो लिखा हुआ है। ठीक है, फिर है मनोज Soni, a lawyer by profession, has a demat account with a scheduled commercial bank, but he wants to open another account with another DP. ये भी आपने पढ़ा ही होगा, मॉड्यूल में भी ये दिया ही हुआ है कि आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, अलग अलग डिपॉजिटरीज के पास डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका एक डिपॉजिटरी CDSL में अगर ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है, आप NSDL के पास एक अलग अकाउंट खोल सकते हो, या अलग DP के पास सेम डिपॉजिटरी के दूसरे DP के पास एक और अकाउंट भी खोल सकते हो। जैसे हम बैंक अकाउंट्स मल्टीपल खोल सकते हैं, वैसे ही डीमैट अकाउंट भी मल्टीपल खोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यस, ही कैन डू सो। फिर है मनमोहन रेड्डी होल्ड्स शेयर्स ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड इन डीमैट फॉर्म, एडवाइज हाउ ही वुड गेट द राइट इशू शेयर्स। बोलो,
अगर आपके ओरिजिनल शेयर्स डीमैट फॉर्म में है, वो शेयर्स हैं, ठीक है, लिखा हुआ है होल्ड शेयर्स, तो राइट इशू भी डीमैट फॉर्म में ही मिलेगा। आपने पढ़ा ही है, बोनस इशू हो, राइट इशू हो, ठीक है, सब आपके डीमैट अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाता है। आपके जो भी होल्डिंग्स हैं ऑलरेडी कंपनी को पता है, डिपॉजिटरीज को पता है, एलिजिबिलिटी उनको पता है। अब राइट इशू में डायरेक्ट शेयर्स नहीं मिलते, पहले क्या मिलते हैं, राइट एंटाइटलमेंट्स। तो वो आपको यहां मेंशन करना जरूरी है कि आपका जो RE है, राइट एंटाइटलमेंट, जो आपने पढ़े ही हैं, वो उस ऑफर पीरियड के दौरान आपके डीमैट अकाउंट में RE क्रेडिट होंगे, और फिर अगर आप उसको एक्सरसाइज करते हो तो फिर शेयर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा उसका तरीका है। फिर है आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स दैट इज डिबेंचर्स एंड कमर्शियल पेपर्स अवेलेबल फॉर डीमैट एट द डिपॉजिटरी। ये भी आपने पढ़े हुए हैं, एलिजिबल सिक्योरिटीज फॉर डीमैट, ठीक है। तो उसमें शेयर्स, डिबेंचर्स, ठीक है, सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कमर्शियल पेपर्स, ठीक है, डेट सिक्योरिटीज, वो सारे के सारे एलिजिबल होते हैं फॉर एडमिशन इन द डीमैट सिस्टम, ठीक है। तो यस, डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर एलिजिबल फॉर डीमैट सिस्टम, ठीक है। क्लियर है क्या? सब देखो बहुत ही बारीक क्वेश्चन है, सब आपको डायरेक्टली लिखना है, ठीक है। यस, फॉरेन बैंक कैन, ठीक है, यस कि वो बन सकता है, यस वो अनदर ओपन खोल सकता है, देखो कुछ भी नहीं लिखना है, हाँ या ना, सीधे सिंपल आंसर है। फिर है कि भाई आपके जो RE है वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, रिकॉर्ड डेट पे अगर आप शेयर होल्डर हो तो आपके अकाउंट में राइट एंटाइटलमेंट्स आ जाएंगे, और फिर द नंबर ऑफ शेयर्स अगेंस्ट दोस RE विल बी क्रेडिटेड टू द डीमैट अकाउंट, अगर उसने सब्सक्राइब किया तो, क्योंकि वो RE एज इट इज भी ट्रांसफर कर सकता है। फिर है पूरा देखो लिखा हुआ है, ऑल टाइप्स, सारे जो नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स हैं सब इसमें कवर्ड होते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ इक्विटी डेट दैट इज इक्विटी प्रेफरेंस, पार्टली पेड अप, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, कमर्शियल पेपर, CD, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द इंस्ट्रूमेंट आर लिस्टेड, अनलिस्टेड, प्रायोरिटी प्लेस्ड, आर कैन बी डीमेटलाइज्ड विद डिपॉजिटरी इफ दे हैव बीन एडमिटेड विद द डिपॉजिटरी, ठीक है। तो ये सब नॉर्मल सारे इंस्ट्रूमेंट्स अलाउड होते हैं, तो डेट सिक्योरिटीज भी इसमें इंक्लूडेड है। तो एकदम डायरेक्ट सिंपल आंसर लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जो आपके रियल एस्टेट REIT का ये पूरा क्वेश्चन है। वन ऑफ द इन्वेस्टर्स वांट टू इन्वेस्ट इन द ग्रोइंग रियल एस्टेट मार्केट, द एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द फिजिकल रियल एस्टेट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव एंड इलिक्विड, ठीक है। आप डायरेक्टली खुद अकेले इन्वेस्ट करोगे तो रियल एस्टेट मार्केट बहुत बड़ा अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत रिस्क है, बहुत नॉलेज की जरूरत होती है, और कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है क्योंकि खर्चा बहुत आता है, क्योंकि आप बहुत ही छोटे लेवल पे काम करोगे, सारे खर्चे आपके ऊपर आ जाते हैं, और सबसे मेन है उसको बेचना इतना आसान नहीं है एज कंपेयर टू स्टॉक्स। इज देयर एनी वे टू इन्वेस्ट इन द रियल एस्टेट लाइक अदर सिक्योरिटीज, ठीक है। तो क्या तरीका है, REIT के थ्रू आप उसके यूनिट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, और इनडायरेक्टली फिर आपका पैसा REIT के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सॉरी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो पूरा REIT का ही बताना है कि यस REIT के थ्रू करना है, फिर REIT का स्ट्रक्चर क्या है, पैसे कहां से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, सब REIT के बारे में आपको बताना है, क्योंकि 5 मार्क का है। सिर्फ ऐसा लिख दोगे कि यस देयर इज अनदर वे, इट इज कॉल्ड एज REIT, फिर ये 2-4 लाइन में नहीं, थोड़ा फिर REIT के बारे में आपको पूरा उसका जो मैकेनिज्म होता है कि आप यूनिट सब्सक्राइब करते हो, फिर आपका पैसा REIT इनडायरेक्टली SPV या होल्डिंग कंपनीज के थ्रू रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं, कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स में ही वो पैसा लगाते हैं, फिर वहां से वो पूरा जो इनकम आएगा फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनिट होल्डर्स में, ठीक है। ऐसा पूरा मैकेनिज्म थोड़ा ब्रीफली आपको समझाना पड़ेगा। क्लियर है? बता देता हूं, देखो पूरा इन्होंने दिया हुआ है, बेनिफिट्स पूरे समझाए हुए हैं, जबकि पूछे ही नहीं है। बेनिफिट कहां पूछे हुए हैं? कहीं है, मेरे को तो पढ़ने में नहीं आए, कहीं लिखा है एक्सप्लेन द बेनिफिट्स, कहीं भी नहीं है, तो जबरदस्ती दिए हुए हैं। बेसिकली आपको मेरे हिसाब से फ्लो समझाना है कि कैसे एक यूनिट होल्डर REIT के जरिए रियल एस्टेट से कमा सकता है, ठीक है। तो ऐसे पूरे बेनिफिट्स लिखने की मेरे ख्याल से तो जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पूरा फ्लो समझाना है, ठीक है। तो REIT क्या है? CIS है, दैट ओन्स ऑपरेट्स एंड फाइनेंसेस इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट, ठीक है। चांस है आपके पास कि आप
ओन कर सकते हो, ठीक है, को ओन कर सकते हो थ्रू REIT, प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस द डिविडेंड बेस्ड इनकम एंड टोटल रिटर्न्स, ठीक है, कैपिटल गेन भी होता है उसमें अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हो, हेल्प्स कम्युनिटी ग्रो, थ्राइव एंड रिवाइटलाइज, ठीक है, पूरा वही वहां से कॉपी पेस्ट करके दिया हुआ है, ठीक है। तो आंसर भी कस्टमाइज नहीं है, डायरेक्ट पूरा ही कॉपी पेस्ट किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अब है सी, ये है आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन ऑप्शंस, ठीक है, ध्यान दो, काफी अच्छा, और हमेशा एक ऑप्शन का क्वेश्चन आता ही है तो अच्छे से समझ लो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। मेन इसमें आता है कि अंडरस्टैंडिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है ना तो आप आराम से सही आंसर निकाल लोगे, ठीक ठाक भी प्रेजेंट कर लिया ना तो भी 5 में से 4 मार्क्स कहीं नहीं गए, ठीक है। आ जाओ, मोहन परचेस्ड अ 3 month कॉल ऑप्शन, purchased 3 month call option for 100 shares in PQR Limited at a premium of 30 rupees per share with an exercise price of 550, ठीक है, एक्साइज प्राइस 550 है, 3 मंथ्स का है, 100 शेयर्स का पूरा लॉट लिया है और प्रीमियम भरा है 30 रुपीज पर शेयर है, और कितने शेयर्स ले रहे हैं 100, ये भूलना नहीं। फिर है he also purchased a 3 month put option for 100 shares of the same company at a premium of 10 rupees per share with an exercise price of 500। ये एक प्रॉपर ऑप्शन स्ट्रैटेजी है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में आपने पढ़ते हो, और उसमें एक स्ट्रैटेजी होती है जिसमें आप एक ही कंपनी का कॉल और पुट दोनों लेते हो, ठीक है, तो उससे फायदा होता है, तो इसने वही स्ट्रैटेजी यूज की है। पूछा क्या है आपको, कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस दैट मोहन वुड मेक अज्यूमिंग दैट द मार्केट प्राइस फॉल्स टू 400 एट द एंड ऑफ 3 months, ठीक है, मतलब एट द एंड ऑफ 3 months आपका प्राइस कितना हो गया है 400। अब आपको पूरा प्रॉफिट लॉस निकालना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ध्यान देना है। दोनों में हमने क्या किया है, ऑप्शन को परचेज किया है, हम ऑप्शन होल्डर्स हैं, ठीक है, हमने ऑप्शन राइट नहीं किया है, ऑप्शन खरीदा है, ध्यान दो। तो दोनों का अलग अलग करके टोटल मार सकते हो। बोलो, सबसे पहले हम निकालेंगे कि जो कॉल ऑप्शन था उस पे क्या होगा, बोलो कि प्राइस एट द एंड कितना था 400, एक्सरसाइज प्राइस कितना है कॉल ऑप्शन का 550। बोलो, अब बोलो कि ऑप्शन एक्साइज होगा कि नहीं होगा, बस आपको ये दिमाग लगाना है, ऑप्शन एक्साइज होगा या नहीं होगा। हम ऑप्शन होल्डर हैं, कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है, राइट टू बाय। बोलो, आप मार्केट में जाके 400 में खरीदोगे या ये कॉल ऑप्शन को एक्साइज करके 550 में खरीदोगे। रूल क्या है, बाय करते समय रूल क्या है, कम में बाय करेंगे, जहां भी कम में मिलेगा वहां से बाय करेंगे, सस्ते में बाय करना है, कम में बाय करना है। कहां कम प्राइस है, प्राइस एट द एंड, मतलब मार्केट की जो प्राइस है, स्पॉट प्राइस है उस वक्त, वो सस्ता है। ऑप्शन में एक्साइज करूंगा तो महंगा मिलेगा, तो मैं क्यों ऑप्शन एक्साइज करूंगा, मैं ऑप्शन एक्साइज करूंगा ही नहीं, मतलब ऑप्शन क्या होगा, लैप्स होगा, ऑप्शन विल लैप्स, मतलब मेरा कोई भी फायदा नहीं हुआ, ऑप्शन एक्साइज ही नहीं हुआ ना, मेरा कोई फायदा नहीं हुआ, मतलब जितना भी प्रीमियम मैंने भरा है पूरा का पूरा लॉस है, ठीक है, कुछ भी फायदा नहीं है, जो बस प्रीमियम भरा है पूरा लॉस है। तो देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू 100 शेयर्स इनटू प्रीमियम पेड। बोलो, कितना प्रीमियम भरा था मैंने 30 रुपीज, तो 3000 रुपीज का लॉस होगा इस ऑप्शन पे। फिर नेक्स्ट है पुट ऑप्शन, मतलब बहुत ही सिंपल है, मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता 5 मार्क के लिए। बोलो, पुट ऑप्शन मतलब क्या है, राइट टू सेल। बोलो, 3 मंथ्स के बाद जो प्राइस थी एंड ऑफ 3 मंथ्स कितना है, वो दोनों के लिए सेम रहता है 400। एक्सरसाइज प्राइस कितना है पुट ऑप्शन का 500। इसमें भी हमने पुट ऑप्शन खरीदा है, तो अभी आपको ये डिसाइड करना है कि आप ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। बोलो, मैं बेचने निकला हूं, पुट ऑप्शन है, बेचना है मुझे, तो मैं मार्केट में जाके 400 में बेचूं या ऑप्शन एक्सरसाइज करके 500 में बेचूं। बेचने का रूल क्या होता है, विच एवर इज हायर, मैं ज्यादा से ज्यादा में बेचने की कोशिश करूंगा, जहां ज्यादा प्राइस मिलेंगे वहां बेच डालूंगा। कहां ज्यादा प्राइस मिल रही है, ऑप्शन में, ऑप्शन एक्सरसाइज करके 500 में आप बेच सकते हो, तो यहां मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा, ऑप्शन विल
बी एक्सरसाइज्ड, मतलब मेरा फायदा हो रहा है, क्योंकि अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो क्या होता, मुझे मजबूरी में मार्केट में जाके बेचना पड़ता, मुझे 400 ही मिलते, लेकिन ऑप्शन की वजह से मुझे 500 रुपए मिल रहे हैं, तो ये मेरा एक नोशनल प्रॉफिट हो गया, 100 रुपए पर शेयर का मेरा नोशनल प्रॉफिट हो गया, इसको मैं एज अ प्रॉफिट गिनूंगा। ठीक है, तो आपको याद नहीं करना है, काफी लोग क्या है ना फॉर्मूले रटते रहते हैं, कॉल ऑप्शन में तो ये माइनस वो माइनस वो, अरे कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, कोई रट्टा नहीं मारना है, सिंपल है, ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ है, ज्यादा में बेचा है, जो ज्यादा वैल्यू है उसमें से कम वैल्यू माइनस करो, रटने की क्या जरूरत है। बोलो, प्रॉफिट इज इक्वल टू, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 500 माइनस 400, और ऐसे कितने शेयर्स थे 100, और ये मुझे फ्री में नहीं मिला था, प्रीमियम भरा है मैंने, प्रीमियम माइनस करो नेट प्रॉफिट के लिए। बोलो 100 शेयर्स पे मैंने पर शेयर 10 रुपीज का प्रीमियम भरा था, बोलो 100 इंटू 100 10,000 माइनस 100 इंटू 10,000, यानी मेरा नेट प्रॉफिट हो गया 9,000 का प्रॉफिट। बोलो तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, एक प्रॉफिट है और एक लॉस है, ठीक है, प्रॉफिट में से लॉस को माइनस करना है, इतना तो बेसिक आपको ख्याल रखना ही पड़ेगा। ठीक है, प्रॉफिट में से लॉस माइनस हो जाएगा, नेट बचेगा प्रॉफिट 6,000 प्रॉफिट। प्लस माइनस के झंझट में भी मत जाना, चीजों को जितना सिंपल रख सकते हो उतना सिंपल रखो, मैथ्स आपका कोई प्लस पॉइंट है नहीं, तो इसलिए प्लस माइनस के पंगे में जाना नहीं, इंटरप्रिटेशन पे ही खेलना है, प्रॉफिट लॉस नफा नुकसान इतना तो आपको समझता है। ठीक है, तो 9,000 प्रॉफिट में से 3,000 का लॉस माइनस करेंगे तो 6,000 प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बचेगा। ठीक है, तो इतना सिंपल है, लिखो। चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं भाई एक बार। 6,000 अब टेबुलर में प्रेजेंट करना है, कोई जरूरी नहीं है, जैसा आपका दिमाग चलता है वैसा प्रेजेंट करना है। ठीक है, बस सारे नंबर्स सारी चीजें सही होनी चाहिए। ठीक है, चलो बढ़े आगे। फिर ये भी डायरेक्ट है, स्टेट द टाइप ऑफ लिस्टिंग एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, IFSCA के बारे में, तो वहां जितने भी टाइप के लिस्टिंग है सब पूछे हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा प्रॉपरली ड्राफ्टेड नहीं है, क्योंकि वहां पे अलग अलग टाइप की लिस्टिंग्स होती हैं, एग्जैक्टली स्पेसिफाई करना चाहिए था, नहीं किया है, इसलिए आपके सजेस्टेड आंसर में सारे टाइप के लिस्टिंग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए हुए हैं। तो आपने कोई एक स्पेसिफिक भी लिख दिया तो भी चलता है, मतलब मार्क्स इंस्टीट्यूट को देने ही पड़ेंगे। क्लियर है क्या? ये भी सब डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जनरल ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, डिफरेंस बिटवीन WFI CPI, बहुत इजी क्वेश्चन था। फेड रेट का इंपैक्ट क्या होता है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, और प्री पोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ RTA, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पूरा आपका पार्ट ए मेरे ख्याल से हो गया, पार्ट ए पूरा आपका कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ पार्ट बी पे, पार्ट 2। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ये भी एक्चुअली डायरेक्ट क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। PBR Limited is a toy manufacturing listed company with its head office in Jaipur, Rajasthan. PBR Limited wishes to issue FPO. It has changed its name in the last 1 year. ठीक है, देखो डायरेक्टली ही दिया है कि भाई लास्ट 1 ईयर में ही उन्होंने नेम चेंज किया है, प्रिस्टिंग द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर FPO। काफी बच्चे डरते हैं कि सर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, कैलकुलेट आपको नहीं करना पड़ता है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया रहेगा कि वो विद इन 1 ईयर है या नहीं है, 2 साल पहले किया है चेंज, 3 साल पहले किया है, ऐसा भी दिया रहेगा। तो अगर पिछले 1 साल में ही किया है तो ही वो क्राइटेरिया अप्लाई होता है 50% वाला, नहीं तो नहीं अप्लाई होता है। तो सब आपको दिया रहेगा, डेट्स नहीं लिखी होंगी। ठीक है, तो आप बहुत टेंशन मत लो, तो डायरेक्ट दिया ही है कि यस पिछले 1 साल में नेम चेंज हुआ है, मतलब वो कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। बीइंग अ कंपनीज लॉ कंसल्टेंट एडवाइज द मैनेजमेंट फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ इशू ऑफ FPO एंड लॉक इन पीरियड रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रमोटर्स होल्डिंग विच इज इन एक्सेस ऑफ द मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बोलो क्या आंसर आएगा। कि अगर आपने नेम चेंज किया है 50%, सॉरी
पास्ट 1 ईयर में अगर आपने नेम चेंज किया, एक ही कंडीशन होती है एफपीओ में, एफपीओ में तो कोई कंडीशन ही नहीं है ना, एक ही है, यही वाली नेम चेंज हुआ है तो एटलीस्ट 50% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो आपके न्यू नेम से होनी चाहिए। याद आ रहा है? तो वो आपको यहां लिखना है। और फिर लिखा है तो फिर उसमें आपको वही पॉजिटिव लिखना है कि अगर 50% से ज़्यादा रेवेन्यू है तो वो एलिजिबल है, 50% से ज़्यादा रेवेन्यू नहीं है न्यू नेम से तो एलिजिबल नहीं है। दोनों एन से आंसर लिखने पड़ेंगे क्योंकि आपको दिया नहीं है ना कि रेवेन्यू कौन से नाम से कितनी है, तो आपको दोनों आंसर लिखने पड़ेंगे कि मोर है तो यस एलिजिबल है, लेस है तो एलिजिबल नहीं है। फिर है लॉक इन पीरियड क्या होगा एक्सेस वाले पे, तो सेम है, बहुत इजी आपने पढ़ा हुआ है। एक्सेस वाले पे सेम कि अगर नॉर्मल क्या होता है 6 मंथ्स, लेकिन अगर आपका पैसा जो आप यूज करने वाले हो अगर वो पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए होने वाला है देन 1 ईयर का लिमिट होता है। ठीक है, तो बहुत ही डायरेक्ट आंसर इसका है। बढ़े आगे। फिर है सनाया लिमिटेड, दैट इज अ लिस्टेड कंपनी, वांट्स टू इंप्लीमेंट स्वेट इक्विटी शेयर स्कीम फॉर इट्स एम्प्लॉइज। कंपनी इज ऑल्सो विलिंग टू इशू शेयर्स अंडर द स्कीम टू इट्स वन ऑफ द होल टाइम डायरेक्टर जीवन। अब ये स्वेट इक्विटी है, ठीक है, ध्यान देना, स्वेट इक्विटी ईसॉप, ठीक है, कंफ्यूजन होता ही है, तो थोड़ा अच्छे से आपको मल्टीपल टाइम्स वही, जब तक आप पढ़ते नहीं हो ना माइंड में क्लियरली बैठता नहीं है। जीवन होल्ड्स 21% ऑफ द आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, वेदर कंपनी कैन इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स टू जीवन। ठीक है, पहला क्वेश्चन, जीवन को इशू कर सकते हैं कि नहीं। व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज टू बी डिस्क्लोज टू द स्टॉक एक्सचेंज आफ्टर इशू ऑफ द स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स पूछा है, मतलब 2 क्वेश्चन है। ठीक है, पहला बोलो 21% अगर वो होल्ड करता है, अब ऑब्वियसली आपको एक पॉइंट याद आएगा 10% वाला कि 10% से ज्यादा अगर आप होल्ड करते हो तो इशू नहीं कर सकते। ये पॉइंट लेकिन कहां पे आता है, ये ईसॉप में आता है। एम्प्लॉई की जो आप डेफिनेशन पढ़ते हो वो ईसॉप के लिए है। स्वेट इक्विटी की जो एम्प्लॉई की डेफिनेशन है उसमें बस 2 ही पॉइंट है, एम्प्लॉई है वो है और डायरेक्टर है, होल टाइम हो या ना हो। ठीक है, स्वेट इक्विटी के एम्प्लॉय के डेफिनेशन में कुछ भी नहीं लिखा है। वो जो बड़ी डेफिनेशन आप पढ़ते हो वो ईसॉप की है, 10% का जो क्राइटेरिया आता है वो ईसॉप में आता है। तो ये बस कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो स्वेट इक्विटी में ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है, कोई इनएलिजिबिलिटी का ऐसा कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। तो आप कितने भी परसेंट शेयर होल्ड करते हो कोई दिक्कत नहीं है, स्वेट इक्विटी आपको दिया जा सकता है। ठीक है, तो यस, स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड टू जीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज होल्डिंग। ठीक है, और फिर है कि डिस्क्लोजर्स दे दो, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन होता है, मतलब जो भी चीजें स्वेट इक्विटी के बारे में जो बेसिक होता है वो सब डिस्क्लोज करना होता है। तो क्या बेसिक चीजें होती है कि कितने नंबर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स आपने इशू किए, नंबर, फिर है किसको इशू किए, एलिजिबल एम्प्लॉइज कौन थे, टोटल वैल्यू कितना आपने कलेक्ट किया, फिर वो मॉनेटरी था या नॉन मॉनेटरी था। ठीक है, फिर वैल्यूएशन कैसे किया। तो ये सारे ऐसे 4-5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ठीक है, बता देता हूं, नंबर, प्राइस, ठीक है, मैं भी देखो भूल गया, नंबर प्राइस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल अमाउंट निकलेगा, मतलब बहुत सिंपल है। ठीक है, एक एक करके पॉइंट ख्याल में आने चाहिए। फिर है किसको दिए, और फिर है क्योंकि आपने नए शेयर इशू किए तो ऑब्वियसली आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हुआ होगा, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको बताना है, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न बिफोर एंड आफ्टर आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है। ठीक है, और साफ साफ देखो लिखा हुआ है, देयर इज नो थ्रेशोल्ड फॉर होल्डिंग ऑफ एनी इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। स्वेट इक्विटी में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, जो कंडीशन है 10% की दैट इज इन ईसॉप। ठीक है, आगे बढ़े, चलो फिर ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया है। नीरज, एन एक्सपीरियंस टेक्नोक्रेट, वर्कड एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी, one of the leading listed companies offered him CEO post at a higher pay scale. Neeraj knows that there is numerous SEBI compliance applicable for a listed company. Being a company secretary in practice, advise Neeraj about the SEBI regulation the following. Direct question है सब। पहला है अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर। बोलो, अब ये ऊपर का मसाला नहीं भी दिया रहता, ऊपर का मसाला नहीं भी दिया रहता, डायरेक्ट लिखा होता बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस सेबी रेगुलेशन बताओ। ठीक है, ऊपर के डेटा का एक्चुअली कोई मतलब ही नहीं है,
तो आपको लगेगा कि ये केस स्टडी है, टफ तो नहीं होगी, होती नहीं है, सब डायरेक्ट ही क्वेश्चंस होते हैं मैक्सिमम। तो वुमेन डायरेक्टर का पॉइंट आपको बताना है। बोलो क्या पढ़ा है हमने कि हर लिस्टेड कंपनी को एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी है। फिर जिसको उसका जो प्रोविजो आता है कि अगर आप टॉप 1000 कंपनीज में आते हो एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो आपको 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी है। बस 2 ही पॉइंट है, 2 ही पॉइंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर है मीटिंग्स एंड कोरम ऑफ द बोर्ड मीटिंग। बोलो मीटिंग्स साल में 4 मीटिंग्स होनी चाहिए, गैप 120 डेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर कोरम 1/3 ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और 3 विच एवर इज हायर इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। खत्म, बस मेन पॉइंट्स आपको लिखने हैं। फिर है कॉम्पोजिशन ऑफ द ऑडिट कमिटी। बोलो 3 डायरेक्टर्स उसके मेंबर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स मेंबर्स होने चाहिए। फिर ऑडिट कमिटी के कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। कंपैरेटिव आपने पढ़ा होगा, मैंने चार्ट भी दिया हुआ है नोट्स में। तो उसमें आता है कि भाई फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए सारे मेंबर्स, और उसमें से एटलीस्ट 1% ऐसा होना चाहिए जो एक्सपर्ट है अकाउंटिंग और फाइनेंस में। फिर उसमें आप पढ़ते हो कि 2/3 जो डायरेक्टर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और अगर एसआर इक्विटी शेयर्स भी आपने इशू किए हुए हैं, आउटस्टैंडिंग है, तो सारे के सारे डायरेक्टर्स आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए। चेयरपर्सन जो है वो भी आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ऐसे ही एग्जाम में रिकॉल होते हैं पॉइंट्स, ठीक है, टेंशन मत लिया करो। चलो, तो बस आपको दो पॉइंट सबके लिए आपको लिखना है, खत्म। सिंपल क्वेश्चन था, क्लियर है क्या? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। ये भी काफी म्यूचुअल फंड का काफी सिंपल क्वेश्चन है। A large mutual fund, AMC, holding a portfolio of 2000 crore, it has launched a new multi-cap fund and wishes to engage Bollywood celebrity to popularize this scheme. Is it permissible under SEBI regulation? बोलो, बॉलीवुड सेलिब्रिटी एंगेज करना पब्लिसिटी के लिए अलाउड है क्या? तो नहीं है। एडवर्टीजमेंट कोड में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप बॉलीवुड सेलिब्रिटी को एंगेज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आंसर आएगा नो, it is not permissible to engage Bollywood celebrities or any celebrities for promotion, ठीक है। Will it make any difference if the company intends to disseminate the awareness in general about the mutual fund industry? अब इसके बारे में सर्कुलर है कि सारे म्यूचुअल फंड्स मिला के एक फंड बना सकते हैं और वो फिर इंडस्ट्री के अवेयरनेस के लिए सेलिब्रिटीज को एंगेज कर सकते हैं। और इसीलिए आप सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा और बहुत सारे और भी सेलिब्रिटीज को आप देखते हो, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। तो काफी बच्चे उनसे एक्चुअली पूछते ही हैं कि सर हमने तो पढ़ा है बॉलीवुड सेलिब्रिटी अलाउड नहीं है, फिर ऐसे कैसे? तो वो किसी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को कहां प्रमोट कर रहे हैं? क्या वो कोई नाम बोल रहे हैं? एक्सिस म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, रिलायंस म्यूचुअल फंड, कोई कंपनी का नाम ले रहे हैं? नहीं ना, वो किसी एक म्यूचुअल फंड हाउस के प्रमोशन के लिए नहीं है, वो पूरे इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड में पैसा डालो, किस में डालो वो नहीं बताते हैं, ठीक है। तो ये अलाउड है, इसके ऊपर प्रॉपर सर्कुलर है, गाइडलाइंस है, तो ये अलाउड है, ठीक है। तो यस, द आंसर विल चेंज, आंसर विल चेंज, इट विल मेक अ डिफरेंस, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री अवेयरनेस के लिए कर रहे हो तो अलाउड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आई थिंक थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है, ये मतलब पूछना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि ये रिक्लासिफिकेशन का जो पूरा टॉपिक है, आई थिंक रेगुलेशन 43A है, आई डोंट रिमेंबर, 43A ऑफ LODR रेगुलेशन 2015, ये एक्चुअली एग्जीक्यूटिव में आई थिंक मॉड्यूल में नहीं दी है, ये ओल्ड सिलेबस में थी। तो ओल्ड सिलेबस से आई थिंक वो क्वेश्चन चेंज करके डाल दिया गया है, बट ये ध्यान नहीं दिया गया है कि ये एग्जीक्यूटिव लेवल पे नहीं है, ये अब प्रोफेशनल लेवल में है। प्रोफेशनल के मॉड्यूल में दिया हुआ है। LODR का कवरेज अलग अलग है, एग्जीक्यूटिव में अलग है, प्रोफेशनल में अलग है, और ये बहुत पंगा चल ही रहा है। ICDR LODR का काफी समय से पंगा चल ही रहा है, कवरेज क्लियरली डिफाइंड नहीं है और बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। ऐसा भी नहीं कि चलो पूरा कवर कर लेते हैं, अरे सिर्फ ICDR ही
200-300 पेज के गाइडलाइंस हैं, एलओडीआर 200-300 पेज के गाइडलाइंस हैं, तो हलवा नहीं है। इसका कवरेज मेरे हिसाब से बहुत ही स्ट्रिक्ट रखना चाहिए कि ये टॉपिक्स हैं, इतना ही एग्जीक्यूटिव में पूछेंगे, ये टॉपिक्स हैं, इतना ही प्रोफेशनल में पूछेंगे। यहां थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा सा मतलब इंस्टीट्यूट को सेंसिटिवली डील करना चाहिए, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी इतना ज्यादा सिलेबस पढ़ रहे हैं, उसमें अगर आप ऐसा वेगनेस रखोगे, वो भी 200-200 पेज के गाइडलाइंस में, तो बच्चे मतलब कहां जाएंगे, बच्चे कहां जाएंगे। मतलब बहुत मुझे अच्छा नहीं लगा ये क्वेश्चन जब मैंने देखा, तो ये मेरे हिसाब से प्रोफेशनल लेवल का क्वेश्चन है, नहीं आना चाहिए। ठीक है, बट आया है तो हम पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रिक्लासिफिकेशन ऑफ स्टेटस के बारे में है। प्रमोटर पब्लिक कैटेगरी में अपने आप को रिक्लासिफाई कर सकता है, तो इसके ऊपर ये पूरा क्वेश्चन है। फॉलोइंग पर्सन्स डिजायर्स टू चेंज देयर स्टेटस फ्रॉम प्रमोटर टू पब्लिक, दैट इज रिक्लासिफिकेशन ऑफ प्रमोटर shareholders to the public shareholders with reference to SEBI regulation advise whether they are eligible for reclassification। ठीक है, तो इसका पूरा कंडीशंस, एलिजिबिलिटी सब पूरा दिया हुआ है, तो उस पर डायरेक्टली ये क्वेश्चन है। पहला है कि अगर आप एक कंपनी सेक्रेटरी हो, तो क्या आप अपने आप को, मतलब आप प्रमोटर तो हो ही, ठीक है, इसमें आपको ये अज्यूम करना ही है कि आप प्रमोटर हो और साथ साथ में ये सब चीजें आप कर रहे हो, तो क्या आप पब्लिक कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हो। तो आप अगर प्रमोटर हो प्लस आप कंपनी सेक्रेटरी भी हो, तो क्या आप पब्लिक कैटेगरी में रिकैटेगराइज कर सकते हो, तो आंसर है नहीं, क्योंकि उसमें क्लॉज आता है कि अगर आप केएमपी हो, प्रमोटर हो प्लस आप केएमपी की कोई पोजीशन होल्ड करते हो। अब केएमपी में कौन कौन आता है सब आपको पता ही है, होल टाइम डायरेक्टर्स, सीएस, सीएफओ सब आते हैं। तो अगर आप प्रमोटर हो प्लस आप केएमपी हो, तो आप जब तक एक केएमपी की पोस्ट होल्ड कर रहे हो आप रिक्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। तो अगर आप कंपनी सेक्रेटरी हो तो आप पब्लिक कैटेगरी में अपने आप को रिकैटेगराइज नहीं कर सकते हो जब तक आप कंपनी सेक्रेटरी हो। ठीक है, तो आंसर आएगा नो। सेम टॉपिक में नीचे है मीनल एक्टिंग एज अ सीएफओ, तो सेम आंसर है नो, क्योंकि दोनों का क्राइटेरिया सेम है केएमपी। अगर आप केएमपी हो तो आप रिकैटेगराइज नहीं कर सकते, रिक्लासिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, फिर है नैना डिफॉल्टेड रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड डिक्लेयर्ड एज अ विलफुल डिफॉल्टर। ये तो आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो तो भी आप आंसर लिख सकते हो, क्योंकि हर जगह कॉमन गाइडलाइंस है कि अगर आप विलफुल डिफॉल्टर हो आप रिक्लासिफाई नहीं कर सकते। फिर अगर आपके पास 15% ऑफ द टोटल वोटिंग राइट्स हैं, इसमें भी कंडीशन आती है, आई थिंक 10% की जाती है, कि अगर आपकी शेयर होल्डिंग बहुत ज्यादा है तो आप रिकैटेगराइज नहीं कर सकते। एक बार देख लेते हैं, आई थिंक 10% ही है, हाँ यस, ठीक है। तो प्रमोटर्स सीकिंग रिक्लासिफिकेशन एंड पर्सन्स रिलेटेड टू प्रमोटर्स सीकिंग रिक्लासिफिकेशन शेल नॉट होल्ड टुगेदर मोर देन 10%। 10% से ज्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो फॉर रिक्लासिफिकेशन। मतलब अगर आप 10 से ज्यादा होल्ड करते हो तो आप रिक्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां आप 15% होल्ड कर रहे हो विच इज मोर देन 10, इसीलिए आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, फिर है कंपनी के ट्रेडिंग सस्पेंडेड है, तो ये भी कंपनी के इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है। जो प्रमोटर्स हैं उनके इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, कंपनी के भी कुछ इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। उसमें हम पढ़ते हैं कि कंपनी के शेयर्स अगर सस्पेंडेड हैं फॉर ट्रेडिंग तो उनका कोई भी प्रमोटर, भले वो अपने कैपेसिटी में एलिजिबल हो, अरे कंपनी के शेयर्स ही सस्पेंडेड हैं तो कोई भी रिक्लासिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक कंपनी का नॉन एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है। ठीक है, लिस्टेड एंटिटी शेल नॉट हैव ट्रेडिंग इन इट शेयर सस्पेंडेड बाय स्टॉक एक्सचेंज एज द ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इज सस्पेंडेड, रिक्लासिफिकेशन विल नॉट बी अलाउड। ठीक है, मतलब कोई भी नहीं कर सकता, जब तक कंपनी के ही शेयर सस्पेंडेड है कोई भी प्रमोटर रिक्लासिफाई नहीं कर पाएगा। क्लियर है क्या? तो अब तो आपको कवर करके जाना ही पड़ेगा। ठीक है, कोशिश करो कवर करके जाओ, बहुत ही सब सिंपल सिंपल क्राइटेरियाज हैं, कवर करके जाओ तो बेटर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। शेयर प्राइस of a listed industrial paint manufacturing company is continuously falling for the last 1 month due to the rising price of crude oil। ठीक है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस के हिसाब से पेंट के प्राइसेस कम हो रहे हैं, विच इज द प्राइम रॉ मटेरियल जिससे वो एक्सट्रैक्ट होगा, बनता है। मैनेजमेंट फील्स दैट द प्रोडक्ट सिचुएशन विल इंप्रूव इन द नियर फ्यूचर। CEO advised buyback of shares as he considers this as a right time to do so. Advise management about the approval requirement
बायबैक के अप्रूवल रिक्वायरमेंट आपको बताने फ्रॉम द बोर्ड और शेयर होल्डर्स एंड ओपनिंग ऑफ एस्क्रो अकाउंट फॉर फंडिंग ऑफ द बायबैक ऑफर। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि भैया अप्रूवल्स क्या क्या होते हैं वो बताओ और ओपनिंग ऑफ एस्क्रो अकाउंट के प्रोविजंस बताओ। ठीक है, अप्रूवल के दो होते हैं, आपको पता ही होंगे कि अप टू 10% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स अगर आपका बायबैक है तो बोर्ड अप्रूवल से ही आपका बायबैक हो जाएगा, ऑथराइज हो जाएगा। पर अगर वो 10% से ज्यादा है एंड अप टू 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स है तो आपको शेयर होल्डर्स का भी अप्रूवल लगता है। तो ये आपको एज इट इज पूरा लिखना है। फिर आता है एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट में भी मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है। मेरे नोट्स में आपको 3 अलग अलग चैप्टर्स में एस्क्रो अकाउंट के प्रोविजंस आते हैं, बायबैक में आते हैं, डीलिस्टिंग में आते हैं एंड SC/ST गाइडलाइंस में आते हैं। तीनों के कंपैरेटिव मैंने पूरे एस्क्रो अकाउंट के प्रोविजंस दिए हुए हैं, क्योंकि जब तक आप कंपैरेटिव नहीं पढ़ोगे, डिफरेंसेस आपको पता नहीं होंगे, आप गलत आंसर लिख के आ सकते हो। तो यहां बारीकी पढ़ाई बहुत जरूरी है और ये मैंने मेरे नोट्स में इसलिए दिया भी हुआ है। ठीक है, तो आपको एस्क्रो अकाउंट प्रोविजंस बतानी है। तो इसका आपने पढ़ा होगा कि कंसिडरेशन कितना है उस पर डिपेंड करता है कितना अमाउंट एस्क्रो अकाउंट में डालना है। तो अगर आपका कंसिडरेशन 100 करोड़ से कम है तो 25% ऑफ द कंसिडरेशन, 100 करोड़ से ज्यादा टोटल कंसिडरेशन है तो अप टू 100 करोड़ 25% और बियॉन्ड 100 करोड़ 10%, ऐसा स्लैब वाइज आपको निकाल के दोनों जोड़ के टोटल अमाउंट निकालना होगा। तो आपका कंसिडरेशन कितना है पहले आप वो देखो। अप टू 100 है तो सीधे पूरे अमाउंट पे 25% ले लो, ज्यादा है तो स्प्लिट करो, अलग अलग निकालो, फिर जोड़ो, उससे आपको पता चलेगा कितना अमाउंट एस्क्रो अकाउंट में डालना है। फिर एस्क्रो अकाउंट में पैसे कैसे जमा कर सकते हैं उसकी भी एक पूरी लिस्ट होती है कि कैश जमा कर सकते हैं, बैंक गारंटी जमा कर सकते हैं, सिक्योरिटीज जमा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे अलग अलग एलिजिबल चीजें होती हैं जो एस्क्रो अकाउंट के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा आपको बताना है, बता देता हूं। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। अब बायबैक कैसे हो रहा है वो तो दिया नहीं है, टेंडर ऑफर है या स्टॉक एक्सचेंज से हो रहा है वो दिया नहीं है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये टेंडर ऑफर का जो होता है ये आपको लिखना है, और थ्रू स्टॉक एक्सचेंज है तो वो भी दिया है, उसमें सीधे सीधे 25% ही होता है। दोनों में से कोई एक भी लिखा तो मेरे हिसाब से चल जाना चाहिए। ठीक है, दोनों दिए यहां पे क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। फिर है कि कैसे जमा करना है तो उसका पूरा लिस्ट होता है। ठीक है, कैश इंक्लूडिंग बैंक डिपॉजिट्स with any scheduled commercial bank, bank guarantee in favor of scheduled commercial bank or merchant banker, deposit of freely traded and freely transferable equity shares or any other freely transferable security, government security, mutual fund units or a combination of above। ठीक है, ये सारे फॉर्म में फॉर्म्स ऑफ एस्क्रो अकाउंट ये दिए हुए हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? तो ये आपको लिखना था, डायरेक्ट ही क्वेश्चन था, अप्रूवल और ओपनिंग ऑफ एस्क्रो अकाउंट के बारे में आपको बताना था। आगे बढ़ते हैं, चलो फिर है क्वेश्चन नंबर 5, आ जाओ। हरीश लिमिटेड एंड मनीष लिमिटेड आर प्लानिंग टू फ्लोट एन IPO इन March 25 वर्थ 600 करोड़ एंड 500 करोड़ रिस्पेक्टिवली। दो अलग अलग कंपनी है, दोनों का IPO अलग अलग साइज का है। हरीश लिमिटेड इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड इनकॉर्पोरेटेड 5 years ago, 5 साल पहले वो बनी है, मतलब 3 साल से ज्यादा हो गए हैं उसको, एंड इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ रेगुलेशन 6/1 दिया हुआ है साफ साफ कि वो सेटिस्फाई कर रही है। अब जब 6/1 सेटिस्फाई होता है तो क्या होता है, तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आप प्राइसिंग कैसे रखना चाहते हो। आप फिक्स प्राइस भी रख सकते हो, आप बुक बिल्डिंग भी रख सकते हो। फिक्स प्राइस रखोगे तो उसका एलोकेशन पैटर्न अलग होता है, बुक बिल्डिंग जाओगे तो एलोकेशन पैटर्न अलग होता है। ठीक है, तो ये आपको सब बताना है। फिर है मोनीश लिमिटेड। मोनीश लिमिटेड इज अ स्टार्टअप। ठीक है, वो एक स्टार्टअप है, तो IGP प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर सकती है। engaged in the business of organic farming technology and is operational since last 2 years। तो यहां थोड़ा सा डेटा काम का है, ये बस एक मात्र ऐसा क्वेश्चन है जहां पे एक्चुअली डेटा को यूज करना है। ठीक है, तो ये बस एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जहां पे डेटा काम का है। ठीक है, फिर है मेनी प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन द कंपनी एंड प्लानिंग टू सेल देयर होल्डिंग थ्रू द IPO। ठीक है, ऑफर फॉर सेल करके ये इनके बेचेंगे। कैलकुलेट द मैक्सिमम परमिसिबल अलॉटमेंट। ठीक है, क्या पूछा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम परमिसिबल अलॉटमेंट टू एंकर इन्वेस्टर बाय बोथ द कंपनीज अज्यूमिंग फेस वैल्यू ऑफ 10 each केस।
एंकर इन्वेस्टर को कितना दे सकते हैं? अब एंकर इन्वेस्टर ये जो वर्ड आता है ये आई थिंक बुक बिल्डिंग में ही आता है, फिक्स प्राइस में आता ही नहीं है, ठीक है। तो आपको वही अज्यूम करना पड़ेगा कि जैसे हरीश लिमिटेड कंपनी है तो वो 6/1 एलिजिबल है, तो वो अगर बुक बिल्डिंग से करे तो फिर आपको वो एलोकेशन पैटर्न पता होने चाहिए, एलोकेशन पैटर्न आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और अगर फिर जो मोनीश लिमिटेड है उसमें लिखा हुआ है कि उसको 2 ही साल हुए, इतने से ही आप समझ गए कि 3 साल हुए नहीं है, मतलब 6/1 के हिसाब से वो कर नहीं सकता। ऊपर से वो स्टार्टअप है तो उसमें भी सेम ही रेगुलेशंस होते हैं, तो मतलब वो ऑल्टरनेटिव रूट में जाएंगे, ठीक है। वो ऑल्टरनेटिव रूट में उसको जाना पड़ेगा, मतलब बुक बिल्डिंग कंपलसरी करना पड़ेगा और उसमें QIB का जो रेशो होता है वो होता है एटलीस्ट 75%, ठीक है। तो ये दोनों में ये फर्क है, एक वॉलेंट्रीली बुक बिल्डिंग कर रहा है, एक मैंडेटरी बुक बिल्डिंग में, तो दोनों का जो एलोकेशन रेशो होता है वो अलग होता है। क्लियर है क्या? तो जितना भी QIB का पोर्शन होता है उसका अप टू 60% एंकर इन्वेस्टर के लिए रखा जा सकता है, अप टू 60% ऑफ द QIB पोर्शन। तो बस ये दोनों में QIB पोर्शन कितना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 6/1 के हिसाब से जो आप देखोगे उसमें आता है अप टू 50%, 50% तक आप QIB को दे सकते हो और ऑल्टरनेटिव रूट में मिनिमम 75% QIB को देना पड़ेगा और फिर उसका 60% एंकर इन्वेस्टर को दिया जा सकता है, ठीक है। तो आपको यहां कैलकुलेशन बतानी है। बोलो, स्टार्ट करते हैं, हरीश लिमिटेड का स्टार्ट करते हैं। 600 करोड़ का अमाउंट रेज हो रहा है और 10 रुपीज का फेस वैल्यू है दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ शेयर्स आप निकाल सकते हो। अब एक्चुअली देखा जाए तो फेस वैल्यू से नहीं निकलता है, इशू प्राइस से निकलना चाहिए, बट ठीक है, ये मिस्टेक आप एक्सेप्ट कर लो। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलते हैं, कितना पैसा रेज करना है डिवाइडेड बाय इशू प्राइस आती है, फेस वैल्यू नहीं आती। तो यहां फेस वैल्यू है तो वैसा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब आपका चॉइस नहीं है, मतलब फेस वैल्यू भी 10 है, इशू प्राइस भी 10 है, ऐसा अज्यूम आप कर रहे हो। तो 600 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 मतलब 60 करोड़ शेयर्स इशू होंगे, ठीक है। और उसका 50% QIB को हम देंगे, मतलब 30 करोड़, और एंकर इन्वेस्टर को कितना आएगा, QIB का जो 30 करोड़ है उसका 60% यानी कि 18 करोड़। 18 करोड़ आप शेयर्स एलोकेट कर सकते हो मैक्सिमम फॉर एंकर इन्वेस्टर ऑफ हरीश लिमिटेड, ठीक है। और मोनीश का क्या आएगा, उसका ऑल्टरनेटिव रूट है, ठीक है। तो वो रेज कर रहा है 500 करोड़ डिवाइडेड बाय 10, तो उसके 50 करोड़ शेयर्स इशू होंगे और QIB पोर्शन कितना आएगा, 50 करोड़ का 75%, ठीक है, मिनिमम कितना आएगा 37.5, और ये 37.5 का 60% एंकर इन्वेस्टर के लिए रखा जा सकता है। $22.5 करोड़ शेयर्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, काफी एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है। मतलब ये होता है केस स्टडी कि पूरी चीजें नहीं दी हैं, आपको डेटा देख के सब अज्यूम करके निकालना है, तो ये एक सही मायने में मैं कहूंगा केस स्टडी है, ठीक है। लिखो, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, 10 ही लिया है, देखो 10 ही लिया है, और रिजर्वेशन फॉर QIB 50%, ठीक है। मतलब वो जो 6/1 का जो होता है ना, 6/1 में 50% आता है, और फिर उसमें से QIB में से 60% 18 करोड़ आएगा। इसका आएगा वही 500 डिवाइड बाई 10, QIB यहाँ पे 62 में आएगा, तो नॉट सेटिस्फाइंग 6/1 मतलब वही 62, तो 75% मिनिमम QIB को देना पड़ेगा, और QIB का 60% 22.5 इसमें आएगा, ठीक है। तो सही है, बच गए। आगे बढ़ते हैं।
अब है एनएवी का क्वेश्चन, आ जाओ, प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। नीरव अटेन्ड द एज ऑफ 18 years recently and understands the concept of compounded return, thus starting investing in SIP from his monthly pocket money for an amount of 5,000 per month at the beginning of every month. NAV of the scheme at the beginning of each month is given as under. तो 5 महीने के बिगिनिंग के वैल्यूज दिए हैं, इस वैल्यू पे 5,000 रुपए इन्वेस्ट होंगे और इस NAV के हिसाब से अलग अलग नंबर ऑफ यूनिट्स आपको इशू होंगे। NAV एट द एंड ऑफ 5th मंथ, ठीक है, यहां हर जगह बिगनिंग था इन्वेस्टमेंट क्योंकि बिगनिंग में हो रहा है, लेकिन यहाँ एंड का NAV दिया है इसलिए वो अलग होगा। काफी बच्चों को ये भी डाउट होगा सर 5th मंथ का वहां दिया तो 1130 11.3, तो ये डबल से क्यों दिया है? अरे टाइमिंग डिफरेंस है, वो बिगनिंग ऑफ 5th मंथ का NAV है, ये एंड ऑफ द 5th मंथ का NAV है, तो ये अलग होगा 12.1, पर इस पर इन्वेस्ट नहीं हो रहा, इन्वेस्ट तो बिगनिंग में हो रहा है। वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ होल्डिंग ऑफ नीरव एट द एंड ऑफ 5th मंथ फॉर अंडर द SIP प्लान? तो आपको वैल्यूएशन बताना है कि इतने जो यूनिट्स अलग अलग 5 महीने में उसने इन्वेस्ट किए और उसको जितने भी यूनिट्स मिले होंगे, तो 5वें महीने के एंड में जो उसका NAV है उसके हिसाब से उसका पूरा वैल्यूएशन कितना आएगा वो आपको निकालना है। तो वैल्यूएशन कैसे निकलता है? नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू NAV। अब नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हुए ही नहीं है, वो ही आपको निकालने हैं कि हर मंथ जब वो 5,000 रुपए इन्वेस्ट करेगा तो उसको यूनिट्स कितने मिलेंगे। अच्छी बात गनीमत ये है कि इसमें कोई एंट्री लोड एग्जिट लोड कुछ भी नहीं दिया है। एंट्री लोड होता तो और थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता, सिंपल दिया है, नो एंट्री लोड आप एज्यूम कर लो। 5,000 सीधे डिवाइडेड बाय NAV तो उतने यूनिट्स मिलेंगे, सारे यूनिट्स को ऐड करो, टोटल यूनिट्स कितने हैं एट द एंड ऑफ 5th मंथ वो आपको निकालने हैं और उस टोटल यूनिट्स को डायरेक्ट NAV एट द एंड से मल्टीप्लाई करना है। बहुत सिंपल है, कंसेप्चुअल है, बहुत सिंपल है। बोलो 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 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैं यहां निकालूंगा नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, जो आपको इशू होंगे। फॉर्मूला क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय NAV। बोलो, तो 5,000 डिवाइडेड बाय जो यहां का NAV है, 5,000 डिवाइडेड बाय NAV, 5,000 डिवाइडेड बाय NAV, 5,000 डिवाइडेड बाय NAV, और फिर इन पूरे यूनिट्स का टोटल मारेंगे। बोलते जाओ, पहले NAV सब लिख देते। बोलो, फर्स्ट मंथ है 10, 10.5, 10.8 11 और 11.3। बोलो, डिवाइड करो, नंबर ऑफ यूनिट्स निकालो। 5,000 डिवाइड बाय 10 500 यूनिट्स, 5,000 डिवाइडेड बाय 10.5 तो ये आएगा 476। राउंड अप कर लो, पॉइंट में लिखो, सब आपके ऊपर है, अज्यूम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 0.2 M+M+ भी करते जाओगे तो MRC में डायरेक्ट आपको टोटल भी मिल जाएगी, ठीक है। तो 500 M+ 476.2 M+, ठीक है। अब डिवाइड करके M+ करते जाना साथ साथ में। 5,000 डिवाइड बाय 10.8 M+, डायरेक्ट M+ दबा देना, 462.96। 5,000 डिवाइडेड बाय 11 M+, 454.55। 5,000 डिवाइडेड बाय 11.3 M+, 442.48, ठीक है। सब में आगे यूनिट्स 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 यूनिट्स, ठीक है। आधा आधा मार्क इंपॉर्टेंट है, मारो टोटल। मेरा शायद एक M+ दबा नहीं बरोबर, सही है। 2336.20 यूनिट्स। थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, ठीक है, माइनर राउंड ऑफ की वजह से फर्क आ सकता है। तो आपको आपका यूनिट होल्डिंग मिल गया कि 5वें महीने के एंड में आपके पास ये इतना जमा हो गया, ठीक है। अब निकालो वैल्यू, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो या टोटल यूनिट्स। तो 2336.2 इंटू NAV एट द एंड जो कि था 12.1, तो कितना वैल्यू आएगा? 28,268, ठीक है, 28,268। तो आपने 5,000 करके 5 बार इन्वेस्ट किया, विच इज 25,000 इन्वेस्ट किया और उसका वैल्यू हो गया 28,268, ठीक है।
चेक कर लो भाई, ठीक है, ठीक है, आसपास ही है, क्लियर है, लिखो। चलो ठीक है, बढ़े आगे। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। मिराज टारगेट कंपनी, मतलब SCST का क्वेश्चन है, इज अ लिस्टेड कंपनी, एग्जिस्टिंग होल्डिंग ऑफ प्रमोटर ग्रुप ऑफ मिराज इज 45%, 25 के ऊपर है, ठीक है। प्रमोटर, वन ऑफ द प्रमोटर ग्रुप wants to transfer 2% to another promoter group, ठीक है, promoter group to promoter group. Miraj sought your expert opinion on the requirement of open offer and applicability of the exemption under for making the compulsory open offer, ठीक है। बोलो क्या पढ़ा इसके बारे में आपने, कि अगर आप 25 से ज्यादा होल्ड करते हो तो एक फाइनेंशियल ईयर में 5% तक आप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो 2% है, ग्रॉस ट्रांसफर्स, ग्रॉस चेंज जो है वो 5% से ज्यादा है ही नहीं, अदर डेटा दिया नहीं है, तो ओपन ऑफर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये अप टू 5% है इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो वो ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट अप्लाई होगी नहीं। फिर पूछा एग्जम्पशन के बारे में बताओ, तो अगर ओपन ऑफर अप्लाई हो जाता है, उसके बाद अगर आप एग्जम्पशन के क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, जो कि क्या है कि अगर एक प्रमोटर ग्रुप का पर्सन दूसरे प्रमोटर ग्रुप को दे रहा है और वो 3 साल से एज अ प्रमोटर क्लासिफाइड है, तो वो इंटर से ट्रांसफर माना जाएगा और इंटर से ट्रांसफर एग्जम्प्ट रहेगा, मतलब उसकी वजह से ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या? तो आपको सब लिखना है। खैर ओपन ऑफर अप्लाई नहीं हो रहा ना, एग्जम्पशन क्या होता है कि मैं फंसा हुआ हूं और फिर मैं एग्जम्पशन मांग रहा हूं, यहां तो ओपन ऑफर अप्लाई नहीं होता, तो सवाल ही नहीं उठता एग्जम्पशन का, क्योंकि मेरे ऊपर वो ओपन ऑफर की ऑब्लिगेशन ही नहीं है, तो मैं एग्जम्पशन मांगू क्यों, ठीक है। बट आपको दोनों आंसर लिखने पड़ेंगे, ठीक है, एग्जम्पशन के नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स भी लिखने होंगे, फिर लास्ट में आप लिख सकते हो कि एज द ओपन ऑफर इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस, क्वेश्चन ऑफ एग्जम्पशन या अवेलिंग एग्जम्पशन या अप्लाइंग फॉर एग्जम्पशन डज नॉट अराइज, ठीक है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो आपको पहले पूरा लॉ लिखना है, जो क्रीपिंग एक्विजिशंस आप पढ़ते हो ना, क्रीपिंग एक्विजिशन पूरा लिखना है 3-2 वाला, ठीक है, कि 25 से ज़्यादा है तो एक साल में 5% तक आप एक्वायर कर सकते हो बिना ओपन ऑफर दिए। और फिर एग्जम्पशन के बारे में बताना है, ठीक है, कंडीशंस की इंटर से ट्रांसफ़र है और 3 साल से अगर आप प्रमोटर क्लासिफाइड हो तो ओपन ऑफर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फिर अप्लाई करना है कि यहाँ पे तो इंटर से मतलब यहाँ पे 2% ही ट्रांसफर हो रहा है विच इज लेस देन 5%, तो यहाँ पे ओपन ऑफर अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। देयर इज वुड नॉट ट्रिगर द रिक्वायरमेंट ऑफ मेकिंग ओपन ऑफर एंड देयरफॉर द क्वेश्चन ऑफ अप्लीकेबिलिटी ऑफ एग्जम्पशन एज प्रोवाइडेड अंडर 10 विल नॉट अराइज, ठीक है। क्लियर है क्या? बढ़े आगे। अच्छा और है, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है। एक्सोटिका वेंचर फंड लीडिंग फॉरेन फंड हाउसेस हैज इन्वेस्टेड इन अ स्टार्टअप कंपनी एंड क्वालिफाइड एज अ प्रमोटर. Company is willing to come up with an IPO. Exotica is thinking to sell its entire shareholding just after the listing of shares. ठीक है, आप प्रमोटर में क्लासिफाइड हो, याद करो अमेंडमेंट में पढ़ाया था कि आप कौन हो, आप वेंचर कैपिटल फंड हो। वेंचर कैपिटल फंड याद आ रहा है, एक लंबी लिस्ट थी, वेंचर कैपिटल, FVCI, PFI और अब जो 2 नए लोग ऐड हुए हैं, सब मिला के अप टू 10% कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एज अ प्रमोटर, ठीक है। तो वो दिया है कि आप स्टार्टअप हो, उसमें एलिजिबल हो और आप एज अ प्रमोटर क्वालिफाई हुए हो, मतलब आपने अलाउ किया है, तो अब आप पे प्रमोटर वाले लॉक इन लग जाएंगे, ठीक है। तो ये सपने देख रहे हैं कि हम पूरी होल्डिंग इमीडिएटली आफ्टर लिस्टिंग बेच देंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि लॉक इन रिक्वायरमेंट लग जाएगा
एडवाइज द एक्सोटिका फंड बाय रेफरिंग टू सेबी रेगुलेशंस फॉर द लॉक इन पीरियड ऑफ द प्री इशू शेयर होल्डिंग। ठीक है, प्री इशू शेयर होल्डिंग पे भी लॉक इन लगता है। व्हाट विल बी आंसर इफ द मेजॉरिटी ऑफ द आईपीओ प्रोसीड्स इज यूज्ड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो टाइम लिमिट अलग अलग हो जाती है। आई थिंक सेम क्वेश्चन इसी पेपर में ऊपर भी आ गया था। ठीक है, तो बोलो क्या लिखेंगे कि प्री इशू शेयर होल्डिंग पे भी लॉक इन अप्लाई होता है एंड वो अप्लाई होगा 6 मंथ्स प्री इशू पे। एक्सेस पे भी लगता है, प्री इशू पे भी लगता है। ठीक है, मैं प्री इशू का बता रहा हूं, तो प्री इशू पे भी आई थिंक 6 मंथ्स का लॉक इन है। और अगर आपने आईपीओ प्रोसीड्स मेजॉरिटी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लगाए हैं तो ये बढ़ के हो जाता है 1 ईयर। ठीक है, एक्सेस जैसा ही है लेकिन अलग है। क्लियर है क्या? पढ़ लेते हैं भाई, देख लो पूरा वो पैराग्राफ आपको लिखना है। ठीक है, एससीबी, एआईएफ, एफवीसीआई, पीएफआई, इंश्योरेंस कंपनी और अभी जो 2 नए लोग ऐड हुए हैं वो भी आपको लिखना है। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ लिखना है और इनका लॉक इन रहेगा फॉर 18 मंथ्स। ठीक है, ये तो प्रमोटर का जो ओरिजिनल है, प्री इशू के लिए नहीं है ये। ठीक है, ये अलग है। फिर है कि एक्सेस के लिए भी वो लिखा हुआ है, प्री इशू का पूछा है ना, हाँ लिखा है, प्री इशू शेयर होल्डिंग शैल बी लॉक्ड इन एज मेंशन अबव टू द एक्सटेंट ऑफ मिनिमम कंट्रीब्यूशन और एक्सेस कंट्रीब्यूशन, हेंस इट कैन नॉट सेल इट्स शेयर्स जस्ट आफ्टर द लिस्टिंग ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो प्री इशू मतलब सेम है कि अगर अप टू 20% है तो नॉर्मल लगेगा, याद आ रहा है 18 महीने, और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो 3 साल, और अगर एक्सेस वाला है, एक्सेस में आप आते हो तो उस पर भी लॉक इन रहता है 6 मंथ्स, और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए तो 1 ईयर। तो वो सेम अप्लाई होगा डिपेंडिंग अपॉन आप किस में आते हो, एक्सेस में है कि नॉर्मल में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, Rajesh, an ace investor in the primary capital market, due to the rising response of HNI in IPO market, NII quota generally subscribes multifold and thus very few chances remain to get allotment in the NII category. State by quoting SEBI provisions the application sizes under the NII category and how and when he gets more chances for share allotment. तो ये काफ़ी पुराना एक अमेंडमेंट आया था 2-3 साल पहले। एनआईआई कैटेगरी के अंदर भी एक एलोकेशन दिया हुआ है। ठीक है, हाल ही में मतलब ये ऐड हुआ है, स्टार्टिंग से नहीं था। तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि 1/3 अलग से एनआईआई कैटेगरी में रखना होता है फॉर एप्लीकेशंस अप टू 10 लाख। 10 लाख रुपए तक का एप्लीकेशन है तो वो 1/3 उसके लिए रखा जाएगा, और मोर देन 10 लाख वैल्यू का जो एप्लीकेशन है एनआईआई कैटेगरी का, उसके लिए 2/3 रखा जाएगा। तो ये लॉ आपको बताना है। और ऑब्वियसली चांस किस में ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा प्रपोर्शन है। 2/3 किसके लिए रखा गया है? मोर देन 10 लाख वाले के लिए, और लेस देन 10 लाख वाले के लिए 1/3 है, तो 2/3 में ज़्यादा चांस है। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स। तो 2/3 वाले कैटेगरी में आपको अप्लाई करना चाहिए, मतलब आपको 10 लाख से ज़्यादा का अप्लीकेशन करना चाहिए, तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू लेस देन 10 लाख एप्लीकेशन, क्योंकि उसका प्रोपोर्शन कम है। ठीक है, तो सिंपल को ये है, 5 मार्क के हिसाब से काफी सिंपल है। ठीक है, देखो दिया है, ये पूरा अमेंडमेंट था। ठीक है, कि एलोकेशन इन एनआईआई कैटेगरी 1/3 फॉर एप्लीकेशंस। ठीक है, अप टू 10 लाख, 2 लाख के ऊपर ही, क्योंकि अप टू 2 लाख तो रिटेल में आता है, एनआईआई में आता ही नहीं है। तो 2 से लेकर 10 के बीच में जो है उसके लिए 1/3 रिजर्व किया जाएगा, और बचा हुआ 2/3 जो है वो मोर देन 10 लाख के लिए रखा जाएगा। ठीक है, और कहीं भी कम ज़्यादा हुआ, एक कैटेगरी में कम है तो वो दूसरे कैटेगरी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इसमें कम है तो उसको दिया जा सकता है, जो भी है इंटर से ट्रांसफ़र अलाउड है। और फिर दिया है कि चांसेस कहाँ होगा, इन व्यू ऑफ अबाउ इफ राजेश अप्लाइड फॉर एप्लीकेशन साइज ऑफ मोर देन 10 लाख द रिजर्व पोर्शन विल बी 2/3 एंड हेंस देयर विल बी अ हायर चांस टू गेट द शेयर्स अलॉटेड अंडर द आईपीओ। ठीक है, तो काफी सिंपल था। और फिर पढ़ते हैं ग्रीन डेट, तो पूरी डेफिनेशन आपको लिखनी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन डेट सिक्योरिटीज हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द सेबी रेगुलेशन। नैरेट एनी 5 पर्पसेस फॉर विच मनी रेस्ड
थ्रू ग्रीन डेट कैन बी यूटिलाइज। तो वो प्रोजेक्ट्स बताने हैं, ग्रीन बॉन्ड्स, ब्लू बॉन्ड्स, ये प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट, ठीक है, जो आप पूरी डेफिनेशन पढ़ते हो उसमें से आपको कोई भी 5 बताने हैं, ठीक है। ब्लू बॉन्ड्स, येलो बॉन्ड्स, ट्रांजिशन बॉन्ड्स, सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है, ये सब कोई भी 5 आपको लिखने हैं, ठीक है। ऊपर वाले ज़्यादा इजी हैं एक्चुअली, एनर्जी एफिशिएंसी, वेस्ट मैनेजमेंट, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, सस्टेनेबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सस्टेनेबल लैंड यूज। तो ये कोई भी पर्पस के लिए आप ग्रीन डेट से पैसा रेस करके इन पर्पसेस के लिए पैसा लगा सकते हो, ठीक है। डेफिनेशन पे ही मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है, और ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्लियर है। तो ये था आपका जून 24 एग्जामिनेशंस, ठीक है। अच्छे से मैंने आपको सारे केस स्टडीज बता दिए, मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से पूरा बड़ा पढ़ा दिए, ठीक है। 2 न्यूमेरिकल्स आए थे, मतलब 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स का वेटेज है। टिपिकली ये 2 ही टॉपिक पे आते हैं मेरे हिसाब से, ऑप्शन पे ही आता है और म्यूचुअल फंड पे ही आता है, इन दोनों के ही चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सारे म्यूचुअल फंड के सारे क्वेश्चंस कवर करके जाओ, इवन मैं कहूँगा ओल्ड सिलेबस के भी क्वेश्चन कवर करके जाओ। तो ओल्ड सिलेबस के कुछ मेरे वीडियोस अवेलेबल हैं न्यूमेरिकल्स पे, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। कुछ केस स्टडीज भी मैंने ओल्ड सिलेबस की पढ़ाई हुई है, पास पेपर्स की, वो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप सब कवर करके जाओ, ठीक है। चांसेस हमेशा रहेंगे कि ओल्ड वाला न्यू में पूछा जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।